अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद में 24 तारीख को होने वाले एहतजाज के बारे में। सियासत एक तरफ, सियासी हुकूक एक तरफ, हुकूमत के मसाइल भी एक तरफ और अपोजिशन के हुकूक भी साइड पर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। सवाल ये है कि जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनका क्या कसूर है कि हर चंद दिनों के बाद एक लश्कर आता है इस्लामाबाद में और हुकूमत कंटेनर लगा देती है। दोनों अपनी अपनी जगह पर खुश रहते हैं, लेकिन इस सियासी पॉइंट स्कोरिंग में अवाम कहाँ जाए? या तो अहले सियासत मिलकर अपना मसला हल कर लें किसी तरीके से, और अगर मसला हल नहीं कर सकते तो फिर वो फैज़ ने कहा था कि तुझ में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो, या आपस में डील कर लें, या फिर किसी एक को क्रश कर दें ताकि जान छूटे इस सारे मसले से। क्योंकि शहरी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं चल सकती जैसे इस्लामाबाद में चल रही है। कभी मज़हब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, आए रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई आ रहा होता है और शहर महसूर होता है। सियासी जमातों के भी अपने हुकूक होंगे, आज़ादी होगी, एहतजाज का हक़ होगा, लेकिन सवाल ये है कि शहरियों के क्या हुकूक हैं। और फिर यह कि केपी में आज फिर दहशत गर्दी हुई है और 38 लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ख़तरा है कि तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। तो ये दहशत गर्दी, एहतजाज, पैनिक, हिजान, कोई मुआशरा मेरा नहीं ख्याल कि इस अंदाज से आगे बढ़ सकता है। इसके क्या असरात होंगे, मईशत पर क्या असरात होंगे, मुआशरे की नफ्सियात पर क्या असरात होंगे, इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में। सीनियर तजज़ियाकार हैं, समाजियात के माहिर हैं, लिबरल फोरम ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शेख आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अ, अनवर साहब, मैं शेख साहब की तरफ जाने से पहले आपसे आगाज़ करता हूँ कि इस पूरे सियासी कश्मकश में आम शहरी बेचारा तो बहुत पिस चुका है, और आज अदालत में भी एक ताजर चले गया, कल को कोई शहरी भी चला जाएगा। ये बतौर शहरी आप कैसे देख रहे हैं कि ये सियासत ठीक है सर आंखों पे, लेकिन ये आए रोज़ शहर बंद कर देना? थैंक यू सो मच आसफ साहब, आपने ये एक प्रोग्राम जो रखा और ये बड़ा एक अहम मसला है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। इवन के हमारे यहाँ सेट पैटर्न्स हैं, इवन के जगह भी मखसूस हैं कि जी कोई मखसूस जगहों पे आप लोग प्रोटेस्ट करें, ताकि हर एक का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हक देता है हर एक को प्रोटेस्ट करने का, वो बिल्कुल लें। लेकिन साथ साथ हमारा जो शहरियों का ये भी हक है कि उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कर्टेल ना हो। हम जब अपने घर से ऑफिस तक नहीं जा सकते तो एक हमारा जो हक है, वो जो आइन ने हमें हक दिया वो हमारा हक जो है वो वायलेट हो रहा है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, सिर्फ वो अपने प्रोटेस्ट करने का वो कहते हैं हमारा हक है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे हक की बात नहीं करता। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद में पिछले, जिस तरह आपने फरमाया कि सिर्फ ताजर भी जाएंगे और लोग भी काफ़ी जाएंगे, क्योंकि एक बिलू एरिया की एक दुकान का किराया कम से कम 4 लाख रुपया एक ताजर देता है। अगर वो महीने में एवरेज जो हमारे जो है 8-10 दिन जो है वो फ्राइडेज वीकेंड हो गए, उसके बाद आधा दिन प्रोटेस्ट हो गया, अगर वो एक महीने में 30 दिन के बजाय वो 12 या 15 दिन चलेगा तो वो कारोबार नहीं कर सकता। आप इस्लामाबाद में सिर्फ इस वक्त मोस्टली कारोबार लोगों के ठप हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट्स हैं जो शाम को खोल रहे हैं या कपड़ों की दुकानें होंगी, बाकी कोई कारोबार इस्लामाबाद में नहीं हो रहा होता। एक फाइनेंसी तौर पे भी वैसे कर्टेल था। और फिर उसके बाद फिर दूसरा ये नहीं सिर्फ कि जिससे ताजर पेशा हमारे साथ साथी हैं, आपके स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चों की तालीम का हर्ज होता है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि कैपिटल है और हम एक दुनिया को मैसेज दे रहे होते हैं कि हम मैसूर हुए हुए हैं। वो अपने जो बाकी जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ अपने अपने वो मैसेज कर रहे होते हैं कि हम कंटेनर सिटी में बैठे हुए हैं। ठीक। जब वो सारी ये चीज़ें होती हैं तो हमारे बैड इमेज सारा वो जल रहा होता है, और हम सिर्फ मौज मिला, हम अक्सर ये होता है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अकबर साहब, इस्लामाबाद वो शहर है जिसमें सिविल सोसाइटी नाम की इस्तिलाह बहुत इस्तेमाल होती है। ये सिविल सोसाइटी अपने राइट्स के लिए कभी हमने नहीं देखा कि कभी इस तरह बोली हो कि भाई शहरी हैं, जैसे अब आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई शहरियों के मसाइल हैं। कोई इस शहर के लोगों को कौन ओन करता है? यानी एक तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर नाम का एक नवाबादियाती आका बैठा है, वज़ीर आला हमारा है कोई नहीं, MPs हमारे हैं कोई नहीं, मकामी हुकूमत हमारी है कोई नहीं। तो कौन है जो इस शहर को ओन करता है? इस शहर के अवाम की आवाज़ कहीं है? और नहीं है सर, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हो, आपके काउंसलर हो, मुझे पता हो कि जी मेरा काउंसलर है, मेरी आवाज़ उठाएगा, वो नहीं है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को आम आवाम के साथ नहीं है। एक गाड़ियां जो है एक उनके पास फ्री में, अभी भी बाहर आप जाएंगे वो अपनी गाड़ियों में घूम फिर रहे हैं, सारी मुकम्मल कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए ज़ाहिर है कि कोई नहीं है। सिविल सोसाइटी की जब हम बात कर रहे हैं तो सिविल सोसाइटी को ऑलरेडी इतना क्रश कर दिया गया है कि उसको आवाज़ उठाने ही नहीं दी जा रही होती। कोई बात करता है तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारे मुख्तलिफ एलिगेशन लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते।
अगर एक मैं आवाज़ उठाऊंगा वो कहेंगे जी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ठीक कहेगा उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये मसाइल जो हैं वो सिविल सोसाइटी के लिए भी एक बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ठीक है, है। शेख आफ्ताब अहमद साहब आपकी तरफ आता हूँ। रज़ा हारून साहब भी हमारे साथ हैं और अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ हैं। शेख आफ्ताब साहब ये बताइए कि इस्लामाबाद के शहरी कहाँ जाएं सर? वो एहतजाज करने आते हैं, आपकी हुकूमत कंटेनर लगा देती है सर। लोग किधर जाए सर? कोई वे आउट तो हो ना। अब मैं कल पढ़ रहा था सैयद अली गिलानी साहब के दामाद इफ्तिखार गिलानी साहब का कालम कि इंडिया में जब किसानों ने एहतजाज किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह की रुकावटें खड़ी की थी कि जो किसान थे या किसानों की तरह लगते थे उनको रोक दिया जाता था, बाकी सारी जिंदगी रवां रखी गई। तो शेख साहब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कंटेनर से सबको बंद कर देने की बजाय सारे रास्ते कोई मुतबादिल हल तलाश किया जाए कि एहतजाज वालों को रोका जाए, बाकी जिंदगी मुमकिन हद तक चलती रहे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, जो आपने क्वेश्चन रेज किए बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं और मैंने बड़ी गौर से बातें सुनी है। ये बिल्कुल एक सही बात है कि यहाँ के जो बसने वाले लोग हैं या यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं उनका क्या कसूर है। हर महीने में 2 महीने में उनको यहाँ पर उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। बच्चे स्कूल जाने से कासर हो जाते हैं, सुबह लोग अपनी दुकानें नहीं खोल सकते, कारोबार जो है वो ठप हो जाते हैं। इसके अलावा दफातर में आना जाना मुश्किल बात हो जाती है। ये सारी बातें 100% करेक्ट है और ये यकीनी तौर पर शुरू से ही हमारी यही आवाज़ रही है कि सियासतदान आपस में क्यों नहीं बैठते, आपस में बैठें, लीडरशिप आपस में बैठे और कोई वे आउट निकालें कि हमने करना क्या। देखिए जी, मेरा चूंकि एक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, मैं 1990 में फर्स्ट टाइम एज ए MNA आया था और अल्लाह की मेहरबानी से दिस इज माय 7th टर्म दैट आई हैव बिकम ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम द अटैक। मैंने उस जमाने में ये होता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती थी और मुस्लिम लीग होती थी, हमारी आपस में इलेक्शन भी होते थे, ज़्यादा तलखियाँ भी बढ़ जाती थी, लेकिन ये नौबत कभी नहीं आई थी कि इस मवाद को बंद कर दिया जाए या लोगों की लाइफ जो है उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए। और इलेक्शन की हद तक हमारी रहती थी, बाकी हाउस के अंदर भी हमारे हालात बेहतर रहते थे। आगे अगर उनकी गवर्नमेंट हुई, उन्हें कोई मुश्किलात आती थी बिल पास करवाने में, तो वी यूज्ड टू हेल्प देम आउट। और अगर हमारी गवर्नमेंट होती थी, हमें मुश्किलात आती थी, तो हम उनसे हेल्प लेते थे। एक अच्छा तरीक़ाकार से हम चल रहे थे। फिर आखिर ये हुआ कि दोनों कायदीन को यहाँ से मुल्क से निकाल दिया गया। मरियम साहबा दुबई बैठे, सॉरी बेनजीर साहबा, और नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब चले गए। जब 2007 में लंदन में दोनों फरीकैन आए तो दोनों ने रियलाइज किया कि हमारे जगहों की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी कौम को नुकसान हो रहा है। और वहाँ पर उन्होंने बैठकर एक जमहूरी अंदाज में एक आपस में एग्रीमेंट किया कि अब इसके बाद हमने मामला को आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, फिर इलेक्शन करवाने हैं और जो पार्टी जीत के आएगी उसकी अक्सरियत को तस्लीम किया जाएगा। और इस तरीके से फिर आपने देखा कि 2008 का इलेक्शन हुआ, उसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, हम अपोजिशन में थे। उसके बाद शेख साहब मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उसी तरह आज भी हुकूमत और अपोजिशन मिलके बैठ नहीं सकती उस तजर्बे को बरूए कार लाते हुए। आखिर तो आपको आना है सर मेज पे, हुकूमत को भी आना है, अपोजिशन को भी आना है, एक न एक दिन तो आना है, जैसे आप और पीपल्स पार्टी आ गए। गुजारिश ये है कि देखें ना, मेरे ख्याल में कि जिस वक्त पिछली गवर्नमेंट थी उसमें शहबाज शरीफ साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने और हमारे मोहतरम इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि आइए मिसाक मईशत करते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं मुल्क को इन हालात से, इन डगर से निकालने के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तो तुमसे हाथ भी मिलाने के लिए तैयार नहीं हूं, तुम तो चोर हो। मसला तो ये है कि आज भी वजीर आजम ने 2-3 दफा ऑफर किया है कि आए हमसे बात करें, बैठें, कोई हल निकालते हैं, कोई तरीकाकार निकालते हैं।
हम आपको एक पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करते हैं, लेकिन उनका जवाब तो यही है ना कि हम किसी सियासी आदमी से बात नहीं करना चाहते, हम गवर्नमेंट से यानी बात नहीं करना यानी चाहते। डेडलॉक उधर से है, हुकूमत की तरफ से नहीं है। उनकी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं है। मैं आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और लास्ट फॉर मोर देन 30 to 35 years हुकूमत की तरफ से कोई डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक है खान साहब की तरफ से। ठीक। वो कहते हैं ये चोर हैं, हम्म, और भाई हमारी कोई चोरी साबित हुई है आज दिन तक? ठीक क्या चोरी साबित हुई है हमारी? ठीक। कहते हैं जी इन्होंने जजों से रिलीफ लिया है। भाई रिलीफ हमने तभी लिया था कि हम चोर नहीं थे, हम ठीक पर है। चोरी का कोई इल्जाम नहीं था। अगर चोरी का इल्जाम था होता तो फिर नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इस बात पर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुमने बेटे से तनख्वाह क्यों ली। कोई बड़ा इल्जाम आता उनके पास, उनको खिलाफ कोई बड़ा स्कैंडल आता। हम अब भी ये कहते हैं कि बिल्कुल ये तरीकाकार गलत है कि हम यहाँ पर बैठे डी चौक में बैठ जाएं, यहाँ पर जो है नारेबाजी करें, यहाँ पर जो है फॉरेन एम्बेसीज भी मौजूद हैं, ठीक है। और रोकते हम इसलिए नहीं है कि हम हम्म, पॉलिटिकल पार्टी को प्रोटेस्ट रोकते हैं। मसला तो ये बना हुआ है कि मुल्क की जो हालात हैं कि जगह जगह पे धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, तो इनकी आड़ में दहशतगर्द भी यहाँ पहुंच जाते हैं। जी ठीक है शेख साहब, और मैं वो वापस आपकी तरफ आऊंगा। शेख साहब मैं आगे बढ़ता हूं। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान है। अहमद अवैस साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद अवैस साहब, शेख आफ्ताब अहमद साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से इस वक्त भी कोई डेडलॉक नहीं है, डेडलॉक आपकी तरफ से है, आपकी पार्टी सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा अहमद अवैस, मामला अब यह है कि बात तो सर जब भी होनी है हरीफ अहले सियासत से बात तो करनी है, भले आपका जो भी नैरेटिव, वो ना कोई फरिश्ता है ना कोई शैतान है, सब में खूबियाँ हैं, सब में खामियाँ हैं। मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है सर, तो आपस में बैठ के बात करने में हर्ज क्या है सर? देखिए बात यह है, आपको मैं बताऊं कि देखिए दहशतगर्दी का जिक्र आया तो सुनिए, ये किसकी गलत पॉलिसीज की वजह से सब कुछ हो रहा है। आप जरा सा एक बिल्कुल इनके हुकूमत यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि ये अनवार काकड़ साहब ने एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब एकदम से ये ऑर्डर दाग दिया कि जी इन सब अफवानियों को निकाल दो, उस तारीख से 10 साल पीछे चले जाएं और कहें कि 10 सालों में कितने पाकिस्तान पर टेररिस्ट अटैक हुए, और उस ऑर्डर से लेके आज तक की डेट में आप देखें कितने अटैक हुए। ये तो रॉन्ग केयर टेकर किसकी हिमायत के ऊपर, किसके कहने के ऊपर उसने काकड़ ने ये काम किया था, तबाह कर दिया उसने। हम टेररिज्म का शिकार हो गए हैं, और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी किसने नहीं की कि तुम्हारे पास किसने तुम्हें ये अथॉरिटी दी थी कि तुम इतना बड़ा स्टेप ले लो, जो एक रेगुलर हुकूमत का काम है। ये आपका काम तो सिर्फ इलेक्शन करवाना था, इससे बियॉन्ड आपके लिए कोई काम नहीं था। आप देखिए ये उसका नतीजा है। आप टेररिस्ट जो कुछ एक्टिविटी हो रही है, वो इसमें कोई पीटीआई शामिल नहीं है, इसमें कोई और लोग भी शामिल नहीं है, इसमें ये वो रॉन्ग पॉलिसी है जो उसने उस वक्त ये काम किया, किसके कहने पे किया और क्यों किया उसने। इसी अब दूसरी बात आ जाती है डायलॉग की। डायलॉग भी देखिए, हम तो तैयार हैं डायलॉग करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब एक वक्त में कहते हैं कि जी हम डायलॉग करना चाहते हैं, दूसरे सांस में कहते हैं कि हमने फैसला कर लिया है कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए, और उनके जो रफका हैं करीबी किचन कैबिनेट के, वो कहते हैं कि जो हम तो 9 मई के वाकये जिसने किया हुआ है उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं। तो डायलॉग किससे करेंगे हम? लेकिन अहमद अवैस साहब, क्यों ना डायलॉग। अहमद अवैस साहब, जैसे आपने कहा कि पार्टी को खत्म करने के दरपे है सर, आपकी एक सूबे में हुकूमत है, अगर कोई आपको खत्म करने के दरपे होता तो आपकी सूबे में हुकूमत कैसे होती? दूसरा ये कि दहशतगर्दी की वजूहत और मुहर्रिकात जो भी हों, इस वक्त क्या सर मुल्क इस रवैये का मुतहम्मिल हो सकता है कि आए रोज़ शहर बंद हो जाएं, आए रोज़ एहतजाज की कॉल दी जाए? मेरे ख्याल नेशन स्टेट इस रवैये की मुतहम्मिल तो नहीं हो सकती अहमद अवैस साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं हो सकती, लेकिन किसने सोचना है? ये क्या यूनिलैटरल एक्ट है कि ये सिर्फ हमने सोचना है? क्या ये सोचना जो है, ये हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, ये क्या उनके लिए ये इक्वली उनको ये नहीं सोचना? क्या उनका जमीर उस वक्त नहीं जागता कि मुल्क तबाह हो रहा है, हम झूठे ओथ लेके और स्टोलन मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, हम छोड़ें, भाड़ में जाए ये जो हमारे इलेक्शन को हमने अपने आप को जीत बना लिया, कोई बात नहीं है, मुल्क बचना चाहिए। आप कहें कि इलेक्शन ऑर्डर एक फिक्रा बोल दें, मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कहता कि हमारी हमायत की बात की जाए। आप ये कहते हैं अगर हुकूमत की तरफ से
कि हम पाकिस्तान में इलेक्शन ऑडिट कराने को तैयार हैं। इनको तो कोई खतरा नहीं है, ये कहते हैं हम तो बिल्कुल सही इलेक्टेड है। तो खतरा होगा तो पीटीआई को होगा, ये करवा लें, मसले खत्म हो जाएगा, ना ये एहतजाज रहेंगे, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। कोई स्टेप तो लें पॉजिटिवली। आप सोचिए तो सही ना कि ये हर बात जो है पीटीआई पे डाल देना। आप कोई स्टेप लें। गवर्नमेंट जब बनती है ना, जिस तरह भी बन जाए, वो बड़ी मैग्नेनिमिटी दिखानी पड़ती है उसको। ठीक है, मतलब ऐसा मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। अनवर साहब, ये जो हमारे रवैयों में तलखी है, मजहबी लोगों में हमने भुगत ली, मजहबी इंतहा पसंदी का हमने भुगत लिया, अब जो लग रहा है कि पूरे का पूरा मुआशरा इंतहा पसंद होता जा रहा है। हम सहाफ़ी हों, सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हों, हत्ता कि सियासतदान हों, हम इख्तिलाफ़ात को वहाँ ले जाते हैं कि वहाँ पे फिर पॉइंट ऑफ रिटर्न कोई नहीं होता। और अगर सियासी जमातें मामलात को वहाँ ले जाकर खड़ा कर दें कि टनल में कोई फिर ना कोई रोशनी हो, ना कोई वापसी का रास्ता हो, बंद गली में घुस जाएं, तो फिर इस मुआशरे को इस इंतहा पसंदी की दलदल से निकालने के लिए, इसकी तहज़ीब करने के लिए मेरे ख्याल एक बहुत बड़े समाजी एवोल्यूशन की ज़रूरत है। सर बिल्कुल आपकी बात मजा है, लेकिन चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि उसको एक, जिस तरह हम कहते होते हैं ना कि ज़ोर लगा के चीज़ों को उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी, पॉलिटिकल, इसको भी इंतहा पसंदी कहेंगे कि या मैं इस पार्टी में हूँ या उस पार्टी में हूँ। टॉलरेंस का बिल्कुल हम दूसरे की जो है बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी भी हम कहते हैं कि नहीं जी, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा। मकसद ये है कि एक दूसरे की जो टॉलरेंस वो नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अभी भी, मतलब दोनों माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये असेंबली की जो स्पीचेस है ना, थोड़े से 25-30 साल पहले की, जो अपने जो हमारे जो पहले जो MNAs होते थे या सेनेटर्स होते थे, उनकी जो तकरीर MNAs से जो पहले नेशनल असेंबली के, उनकी तकरीरें किसी वक्त निकाल के देखें कि वहाँ वो क्या, किस तरीके से वो दूसरे को खिताब करते थे कि जनाब इज़्ज़त अवाब मेरे इस रुकन ने ये कहा। वो इस तरीके से अपनी जो दूसरे से साथ अगर वो उसके एग्री नहीं भी हो रहे होते तो उसको इस तरीके से मुखातब करते थे। अब तो हमारे वहाँ असेंबली में भी गालियाँ दे रहे होते हैं, अब तो लाइव चल रहा होता है, हम देख रहे होते हैं। हर जगह पे हमारे ये है सोसाइटी में। जब तक हमारी अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम गाली गलौज का कल्चर हम नहीं चलाते, दूसरे बात नहीं सुनते। स्कूलों में हमारे जो है, हमारा एम ये है, होना चाहिए ये कि हम नीचे से सिलेबस हमारी चेंज कर दिए, वहाँ हमारे पास नहीं है। मजहबी इंतहा पसंदी इशरा वाला मामला आपके सामने है, वहाँ जो है वो कुरान आयात लिखी हुई हैं, हालांकि वो कुछ और कैलीग्राफी थी, वो जो भी है था, उसके ऊपर सारे पूरी कौम चढ़ दौड़ी। हमारी यूनिवर्सिटियों में जो है वो बात नहीं सुनते, बाद में पता चलता है कि नहीं जी उस इनको मार दिया गया, घसीट के मार दिया, इस दर्दनाक से। वो सारा कल्चर जो है वो टॉलरेंस नहीं है। हमारे सिलेबस को चेंज कर दिया गया टोटली। हमारा सिलेबस नए सिरे से बनाया जाए, टॉलरेंस हो सोसाइटी में, क्वेश्चंस उनके स्टूडेंट्स, बच्चे जो है बच्चे क्वेश्चंस करें, उनका जवाब दिया जाए। ये क्या हमारे निसाब में जब आप चेंज की बात करें तो समाजियात, अभी शेख आफ्ताब साहब से भी यही बात पूछते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, समाजियात को बतौर एक सब्जेक्ट निसाब में नहीं डालना चाहिए, जिसमें बताया जाए कि मुआशरे के अंदर रहते हुए इख्तिलाफ कैसे करना है, आपने आपके रवैये एक दूसरे के बारे में कैसे देखें आप रवैये के इख्तिलाफ, मियाँ बीवी के घर में इख्तिलाफ हो रहा था, हम रोज़ आए दिन एक दूसरे को डाइवोर्स या अलग नहीं हो रहे थे, हम एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि आज ये खाना है, दूसरे एक शाम तक हम बच्चे भी आपस में इख्तिलाफ कर रहे होते हैं कि जी ये खाना है, माँ कहती ये खाना, बच्चे ये कहते, आखिर में माँ जो है वो एक चीज़ पका रही होती है, सारे खाते हैं शाम को। आखिर शाम तक हम डिसाइड कर लेते हैं ना क्या हमारी जो एक पूरी कंट्री में या एक पार्लियामेंट में अभी ये कहते नहीं जी हम तो चढ़ दौड़ेंगे, हम ये कर लेंगे, हम करेंगे, देखी जाएगी जो होता है, हम होंगे या और नहीं होगा, ये ख़त्म करना चाहिए। और इस्लामाबाद के फिर सिर्फ नहीं, हम लोकल इस्लामाबाद वाले शहरी सफ़र नहीं हो रहे, पूरा पाकिस्तान सफ़र हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ लोग वीज़ों के लिए आ रहे होते हैं, बेसिस में वीज़े 6-6 महीने लोगों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया होता है, उनकी 6 महीने बाद डेट मिलती है, उस डेट को जब उनकी बारी होती है एम्बेसी कहती है कि जी आपके तो आज बंद है, तो भाई आप फिर अगले 6 महीने बाद आना। वो हमारा जो बाहर हम टॉलरेट कर रहे होते हैं कि हमारे लोग बाहर जाएं, करें, फैसिलिटेट करें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों की रुकावटें, मैक्सिमम रुकावटें उनको पैदा कर रहे हैं, उनके आगे खड़ी कर रहे होते हैं कि जी ये आगे चल क्यों रहा है, कोई चलते चलते उसकी टांग हम खड़ी करेंगे कि नहीं जी ये क्यों चल रहा है। ये कल्चर खत्म होना चाहिए, फैसिलिटेट, हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करना चाहिए। अच्छा शेख आफ्ताब साहब, ज़ाहिर हुकूमत को इंतजामी इक़दाम तो लेने हैं, लेकिन शेख साहब मेरा सवाल फिर वही है जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि कुछ पुलिस की इन खतूत पर तरबियत नहीं हो सकती कि कंटेनर लगाकर बिल्कुल शहर को जैम पैक ना किया जाए, बल्कि कुछ कॉरिडोर्स ओपन रहें, एम्बुलेंसेस गुजर सकें, किसी को इमरजेंसी है तो वो गुजर सके, शहरी ज़िंदगी बिल्कुल दरहम बरहम ना हो जाए। जिस तरीके से शेख साहब आप कंटेनर लगाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप तो अपोजिशन
का जो मकसद है वो पूरा कर देते हैं। वो एक कॉल देते हैं, आप कंटेनर लगा के शहर बंद कर देते हैं, उनका तो मकसद पूरा हो गया। वो पहुंचे या ना पहुंचे, शहर तो हुकूमत अपने इंतजामी इक़दामात से खुद ही महसूर कर देती है। गुजारिश ये है जी कि अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए, असूली तौर पर देखा जाए, तो कोई रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी होती है, किया क्या जाए। अब आप खुद देखें कि मेरी इस तमाम अपनी ज़िंदगी में भी और सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मैं देख रहा हूँ कि एक सूबे के वज़ीर आला जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, सरकारी मुलाजमीन को बसों में भरकर लाते हुए एक दूसरे अपने मुल्क पर चढ़ाई कर देते हैं। तो इन हालात में आप देखिए फिर हुकूमत क्या करे। मुझे ये चूँकि मैं एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर हूँ, जब भी जितने भी वहाँ से लोग आते हैं, एंटर होते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से गुजर कर जाते हैं। अब आप देखिए कि जब यहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ी गई तो 1122 की गाड़ियाँ भी थानों में बंद कर दी गई। एम्बुलेंसेस में लोग थे, 125 के करीब अफगानी शहरी उस रेडिस में मौजूद थे जो यहाँ पर हमारी मकामी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अब देखें ना कि ये कौन सा अखलाकियात, क्या ये मुनासिब है? तो भाई अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो पेशावर में क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? आप मर्दान में बैठ कर प्रोटेस्ट करें, जो आपकी गवर्नमेंट है। आप जो है ये अगर बहुत ही नज़दीकी चाहिए तो आप फिर खैराबाद में बिल्कुल जो हमारे से करीब है वहाँ एक अपना प्रोटेस्ट करें। क्यों आप इस्लामाबाद को मुंतखब करते हैं? ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस वक्त भी पाकिस्तान ऊपर की तरफ जरा जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर टांगे खींचने वाले लोग मौजूद हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो नहीं चाहते कि यहाँ सी पैक बने। अब देखें, मुझे बताइए कि कोई इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा जो मोटरवे आज जिसने दिनों के फासले घंटों में कर दिए, वो नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत है। जिस एटम बम पे आप आज फख्र कर सकते हैं, जो आपकी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन का बायस बना हुआ है, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया, पाया तकमील तो नवाज शरीफ साहब ने किया है। इसके अलावा 14,000 मेगावाट बिजली भी नवाज शरीफ साहब ने पैदा की। मुझे याद है कि कराची वो शहर था कि जो माई बाप कहलाता था गरीब का। लोग रात को फुटपाथों पे आराम से सो जाते थे, कोई वहां पर दरिंदगी नहीं होती थी, कोई वहां पर डकैतियां नहीं होती थी। वो इतना बदमनी का शहर बन शेख चुका साहब, था। आपने अभी बताया कि इतने अफगान शहरी पकड़े गए। इससे पहले भी हुकूमत बता चुकी है और आज वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि हमें ख़तरा है कि वो शहरी ना आए। जो शहरी पकड़े गए उनका क्या किया सर? उनको तो फौरी डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए था, लाइव दिखाना चाहिए था कि आज हमने पकड़े, ये 4 घंटे के बाद हमने डिपोर्ट कर दिए। फिर रखे हुए किस लिए आपने? वो तो देखिए ना, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करनी जाती है, फिर कड़ी से कड़ी मिलाई जाती है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई ठीक। और कहाँ से का आगाज किया गया। ये तो बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में भी तो सामने आती है ना जी। तो कह रहे वो तो इससे भी जरूरी होता है उनको रखना, ताकि ये तो पता चले कि ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है और कहाँ पे ये, और इनके असल मकासद क्या है, ये क्या चाहते हैं। उसके लिए तो ये इन्वेस्टिगेशन तो फिर करनी पड़ती है। ठीक, एक मुख्तसर सा मैं वक्फा लेंगे शेख साहब, आपकी इजाज़त से मुझे एक वक्फा लेने का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में दोबारा आऊँगा। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद मिलते हैं इंशाअल्लाह। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रज़ा हारून साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ज्वाइन किया। रज़ा हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। रज़ा हारून साहब, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, जो आपकी खिदमत में जो सवाल रखना है वो ये है सर कि आए रोज़ इस्लामाबाद में एहतजाज होता है और इस्लामाबाद की शहरी ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह जाती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये जो रवैया है सर, ये शहरियों को, ज़ाहिर है सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों को ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद आ रहा होता है और फंसता है, उस मकाम तक ना ले जाए जहाँ वो कहे कि भाई हमारी मामूलाते ज़िंदगी चलने चाहिए, सियासत जाए भाड़ में। और ये सोच एक बहुत बड़े अलमिये को जन्म देगी सर। तो आपको नहीं लगता कि सियासत को, सियासतदानों को इस नुक्ते के ऊपर गौर करना चाहिए कि शहरी ज़िंदगी कम अज़ कम इस तरह बंद नहीं होनी चाहिए कि जहाँ दिल करे आप कंटेनर लगा दें? आपसे मुराद ज़ाहिर है आप नहीं, बल्कि आपसे मुराद हुकूमत
ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जन्म लेती है सर शहर के अंदर, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं, क्योंकि ये वो बदकिस्मत शहर है जिसका ना कोई एमपीए है, ना कोई इसका नाजिम है, ना कोई इसका मेयर है, ना यहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट है। एक चीफ कमिश्नर बिठाया हुआ है नौआबादियाती दौर का, वो आम आदमी से तो ज़ाहिर है वो क्यों मिलेगा। तो एक लावारिस छोड़ा हुआ है सर शहर को, इसके नताइज निकलेंगे सर, इसके समाजी असरात मुरतब होंगे किसी दिन। जनाब बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया से भाई, हर सियासी एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। बदकिस्मती से चूंकि हमारे यहाँ सियासी एहतजाज को पुरअमन नहीं रखा जाता, विद इन द बाउंड्रीज एंड लिमिट्स नहीं रखा जाता, वजह वो शायद लीडरान का कंट्रोल भी नहीं होता नीचे अवाम पे, तो वो जो उससे जो वायलेंस फैलता है, तशद्दुद फैलता है, अफरा तफरी फैलती है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए फिर इंतजामिया के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। ये नहीं कि ये कोई बहुत अच्छी बात है कि आप शहर को कंटेनर लगा के बंद कर दें और शहरियों की रोजमर्रा की जिंदगी को मफलूज कर दें। हमारी सियासी पार्टियों को और हमारी हुकूमतों को, कोई भी हुकूमत में, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा कि जी आज हुकूमत है, पहले भी होता रहा है, इनको बैठ के कोई कोड ऑफ कंडक्ट तय करना चाहिए कि मुजाहिरों के एहतजाज के तरीकेकार रिवाजी तरीकेकार से हटके भी हो सकते, और भी तरीकों से आप एहतजाज कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं। जहां आपका एहतजाज का राइट है, ये सब कहते हैं कि जी राइट है हमारा, आईनी राइट है, वहां आइन आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स करता है। किसी भी राइट को एक्सरसाइज करने से पहले, चाहे वो हुकूमत हो या सियासी जमात, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और उन जिम्मेदारियों में अव्वलीन ये चीज होती है, मौजूद माशरों में देख लें कि आप अपने एहतजाज से किसी भी दीगर शहरी की जरूरियात जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी की आमदरफ्त को मफलूज नहीं कर सकते। आपका राइट तो मिल रहा है, फिर उसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है ना, तो ये जिम्मेदारी ना हुई। तो आई वुड होल्ड बोथ द पार्टीज रिस्पॉन्सिबल। जो एहतजाज करते हैं वो अपने डिसिप्लिन में नहीं रहते, उनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत नहीं होती, इधर हुकूमत भी ओवर रिएक्ट करती है और सारे शहर को कंटेनर लगा के बंद कर देती है। दोनों तरफ से कोई इसका कोड ऑफ कंडक्ट तय होना बहुत जरूरी है। रजा अनूप साहब, ये इंतज़ामी जो सलाहियत है, बिलखसूस जो पुलिस की सलाहियत है, उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है कि मॉब को कैसे हैंडल करना है। यानी ये वही लगे बंधे तरीके है कि आंसू गैस इस्तेमाल करो और भूल जाओ कि साथ शहरी आबादी है। यानी हुकूमत इस बेरहमी से आंसू गैस इस्तेमाल करती है, वो भले आपकी हो या पुरानी हो, और साथ सर रिहाइश है इस्लामाबाद में, F6 में, वहाँ बीमार होंगे, वहाँ बच्चे होंगे, वहाँ माएँ होंगी, वहाँ अस्थमा के पेशेंट्स होंगे, एलर्जी का सीज़न चल रहा होता है इस्लामाबाद में। दो ही तरीके हैं, मारो, कंटेनर लगा के शहर बंद कर दो, आंसू गैस मारो। मतलब इस्लामाबाद में आने से पहले रोका जा सकता है सर, बहुत पीछे रोका जा सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पुलिस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी लगता है कि वो बहुत पुरानी मामलात बहुत पीछे रह गए। आप देखिए ना, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम तो आप पेशावर में रोकेंगे जब हो जाएगी, लाहौर में रोकेंगे तो लाहौर में हो जाएगी। तो इस्लामाबाद अगर शहर है तो लाहौर भी एक शहर है, पेशावर भी एक शहर है, कोई गाँव देहात है वो भी है, कहीं भी नहीं होना चाहिए ना, कहीं भी होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि सामने से, अगर हम आज की ये बात ले लें, 24 नवंबर को ले लें या पीटीआई को ले लें, तो पीटीआई का तासुर ये आता है कि एक सूबाई हुकूमत, पीटीआई नहीं बल्कि एक सूबाई हुकूमत अपनी मुकम्मल इंतजामी फोर्स के साथ एक विफाक के ऊपर चढ़ाई करने आ रही। चढ़ाई का तासुर आता है, करने तो नहीं आ रही होती, लेकिन तासुर यही उभरता है। तो उससे तासुर ये होता है कि रियासत के अंदर एक रियासत का तस्वुर हो जाता है ना। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है इंतजामिया के लिए, क्योंकि यहाँ भी इंतजामिया है, सामने भी इंतजामिया है, पीछे अवाम होती है। अच्छा रजा साहब, ये दिलचस्प नुक्ता, रजा साहब इंतजामिया पीछे अवाम है। रजा साहब, ये नुक्ता आपने जो उठाया है ये बड़ा अहम है। शेख आफ्ताब साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया था। मेरा आप दोनों से ये सवाल है, पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं शेख साहब की तरफ चला जाता हूँ, कि आपको नहीं लगता सर कि 18वीं तरमीम में जो सूबों को आपने एम्पावर किया वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया है? अब वो कुछ ज़्यादा ही खुद मुख्तार हो गए। अब आपके पास ना तो गवर्नर राज लगाने का कोई ऑप्शन है, विफाक बेबस बैठा हुआ है और वो सारी मशीनरी लेके आते हैं भाईजान, और बल्कि वो जो गिरफ्तार होते हैं उनको रिहा होने पे 1 स्टेप प्रमोशन भी दे दी जाती है वहाँ पे। मेरा ये मानना है ना सिर्फ भाई कि इख्तियार तो और डिवॉल्व होने चाहिए। मेरा मानना जाती तौर पर है कि इसको तो मकामी हुकूमत तक इख्तियार को डिवॉल्व होना चाहिए। मतलब जिसके पास इख्तियार गया उसके पास क्या जिम्मेदारी नहीं गई? क्या उसको सेंस नहीं है? क्या उसको अपनी आईनी हदूद और क़यूद का अंदाजा नहीं है? क्या वो ये नहीं समझता कि अगर वो एक सूबे का वजीर आला, चाहे कहीं का भी वजीर आला हो, अगर वो एक सूबे का वजीर आला है तो उसकी कुछ आईनी जिम्मेदारियां हैं। इख्तियारात के साथ साथ, मैंने जैसे पहले भी कहा ना, जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ जाती हैं, उतनी ही ज्यादा आ जाती हैं जितने आपके इख्तियारात होते हैं। नहीं, मैं डिवोल्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ। 18वीं तरमीम एक अच्छी चीज थी और मैं समझता हूँ उसको नीचे मकामी हुकूमत तक जाना चाहिए, लेकिन हर जगह
आप अपने आईनी हल्फ की पासदारी करें, हर जगह आप अपनी आईनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं और वो आपकी सियासी जिम्मेदारियों से ऊपर होनी चाहिए। आपकी सियासत, आपकी सियासी पार्टी आपकी आईनी जिम्मेदारी से नीचे आ जाती है। ठीक है, वो एहसास हमारे यहाँ शायद खत्म हो चुका है। और हम ठीक, अनवर साहब, सियासत और अवाम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अवाम है तो सियासत चलती है, अवाम नहीं है तो सियासी जमातें के सहमाजी बन जाती हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये रीजन, बल्कि वो रजा हारून साहब ने ठीक कहा कि ये मसला सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं है, ये हर शहर का मसला है। बिल्कुल सही। जैसे आपने कहा कि पूरा मुल्क मुतासर होता है, शेख साहब ने कहा कि मेरे हल्के से वो शुरुआत होती है, वो वहाँ से गुजरते हैं। लोगों के मसाइल हैं मुआशी और सियासी अशराफिया बिलुमूम मुआशी मसाइल से बेनियाज, अल्लाह ने उसे आसूदा रखा हुआ है, तभी वो ये सब कुछ कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सर्कल चलता रहे और अवाम उस नौबत तक पहुंच जाएं कि वो कहें कि हमें सियासत की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सियासत तो एक हिजान का नाम है, इंतशार का नाम है, हमें ठहराव चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें अपनी मईशत चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा जमहूरी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी, लेकिन लग रहा है कि लोग उस रुख पे जा रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। एक्चुअली सियासत जो हम ये सियासत कर रहे हैं, ये सियासत नहीं है, ये तो हम अपने फिर वही जो हम कहते हैं कि डिक्टेटर्स हैं, लेकिन पार्टीज में भी डिक्टेटर हैं कि मैंने कह दिया तो मेरी सारी पार्टी ये काम करेगी। सियासत तो ये नहीं है। सीधी बात यह है कि सियासत नहीं है। सियासत होती है कि आप मिलजुल के दूसरों को टॉलरेट करें। पॉलिटिकल एक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। कॉम्प्रोमाइज़ का ये नहीं जो नैब का या बाकी है, एक दूसरे की सुने और उसके बाद किसी आप एक मुकाम पे इकट्ठे हो जाएं, आप डायलॉग करें और डायलॉग के बाद आप उसके आएँ। ठीक है, हर जगह पे इशू होते हैं, लेकिन डायलॉग का एक सबसे तरीका वही है कि डायलॉग करें और उसके बाद उसको विन विन दोनों एक इकट्ठे करें, इकट्ठे बैठें, उसके बाद आगे मुल्क को चलाना है। अगर हम कहें कि नहीं जी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उससे जो आवाम का, क्योंकि फिनांसी तौर पे आवाम जो है वो ऑलरेडी काफ़ी पिस चुके हैं। जब से कोविड हुआ उसके बाद लोगों की जॉब्स कम हो गई। हमारी जो ख़ास तौर पे जो पढ़ी लिखी जो नस्ल है, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनको बाहर मौका मिल रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं ऑलरेडी इस सोसाइटी से कि यार यहाँ ना आपका रोल ऑफ लॉ है, जब मर्जी को उठा के मुझे ले जाता है, जब मर्जी मुझे बंद कर देगा, जब मर्जी मुझे रास्ते में लूट लेगा, और फिर उसके बाद कभी कंटेनर लगे हुए, कभी ये है। वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। जिसको मौका मिलता है वो फिर इस मुल्क को छोड़ के चला जाता है। जिसको हम कह रहे होते हैं ना ब्रेन ड्रेन है, वो ब्रेन ड्रेन सता हुआ जाता है। कोई अपने मुल्क को छोड़ के नहीं ज़बरदस्ती या खुशी से नहीं जा रहा था। वो ब्रेन ड्रेन इसलिए जाता है कि यहाँ से सिर्फ वो बाकी जो वो लोग रह जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेबस से होते हैं कि जी ये अच्छा यार और मेरे पास कोई नहीं, मैं क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, वो है। लेकिन हमारे इन सियासतदानों को, जो हमारे लीडर हैं, जिनको हम लीड कर रहे हैं, लीड का मतलब होता है लीडर है, सबसे आगे जो गाड़ी एक लगी होती है उसके पीछे पीछे हम काफिला बना होता है। अगली गाड़ी वाला जो वो अगर तंग कर रहा है, वो बार बार रुक रहा है, वो रुक रहा है, तो पीछे पूरा काफिला रुक रहा होता है। हमारे जो लीडरान जो है वो पीछे जो आगे रोड के आगे सबसे गाड़ी इनकी आगे है, इनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। अगर ये गाड़ी नहीं अगर सही चलाएंगे, नहीं बार बार रोकेंगे करेंगे, तो फिर हो सकता है कि लोग जो है खुद आगे वो जाएं। और हुआ है, माजी में भी ऐसे हुआ है, इवन के मार्शल के दौर में भी हुआ है। होगी उससे अनारकी होगी? नहीं, अनारकी एक दफ़ा अनारकी होती है, उसके बाद फिर चीज़ें सेटल होती हैं। ऐसे होता है, कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक दफ़ा जब लोग थक जाते हैं उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स तो होती हैं। सारी पार्टीज़ को, अच्छी वाली पार्टी थी, अच्छी वाली पार्टियों को जो है वो लोग अंदर से वो भी तरफ हो जाते हैं कि क्या है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी डिबेट चल रही होती है कि यार ये नहीं होना चाहिए। हर पार्टी में अभी है, सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई के अंदर नहीं है, बाकी पार्टियों में भी है कि यार नहीं ये नहीं है। पार्लियामेंट हाउस में भी ये बात हो रही थी, लेकिन बात वही है कि एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज, असेंबली में बैठ के ये बात करें। असेंबली का फोरम इसलिए अवाम ने बनाया, 5 साल के लिए बनाया कि वहाँ मसाइल हल करें, उसके बाद उसका हल निकालें, ना कि फिर रोडों पे आप आके जो है वो सारे दंगा करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब तक हम कोई 2-4 लोग मार नहीं देते या जब तक हम रोडें बंद नहीं करते, उस वक्त दूसरा सुनता भी नहीं है। एहतजाज का मतलब यही है कि जब तक कोई आप बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट करें तब दूसरा सुनता है, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात सुनता भी नहीं है कोई। अहमद अवैस साहब, सर 2 सवाल आपसे। एक तो ये कि आपका कहना था कि हमारी पार्टी मरूसी पार्टी नहीं है। सर सवाल ये कि अगर आपकी पार्टी मरूसी पार्टी नहीं है तो आपके फैसले, आपकी कैबिनेट, आपकी जो पार्टी लीडरशिप है वो क्यों नहीं कर रही? बुशरा बीबी साहबा किस हैसियत से कर रही हैं? दूसरा सवाल सर ये है कि सियासी लीडरशिप अपने कारकुनान को बार बार, तो रियासती कुव्वत से नहीं टकराती ना सर, पुलिस से। आप अपने कारकुनान को बार बार कॉल दे रहे हैं और आप लीडरशिप नहीं निकलती, आप लीडरशिप के बच्चे नहीं निकलते, तो फिर कारकुनान कब तक मार खाएंगे सर? ये क्वेश्चन ये मैं दूसरा सवाल का जवाब दे रहा हूँ, पहला आपको दोबारा फिर सुन लूंगा। बात यह है कि देखिए ये सवाल, इसको ऐसे मार खाने वाली बात ना समझिए। यहाँ समझिए कि मुल्क को, देखिए कोई रियासत हो
तो रियासत तब कायम रहती है कि वहां पे एक निज़ाम बनाया जाता है, और इसीलिए आइन जो होता है ना वो रियासत के निज़ाम की तर्जमानी करता है। और पाकिस्तान का जो आइन है उसमें ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी है। पार्लियामेंट है जो कानून साजी करती है, उसके बाद हुकूमत है, एग्जेक्टिव है जो इम्प्लीमेंट करती है, वो चलाती है निज़ाम, हुकूमत कंट्रोल करती है और प्रोजेक्ट बनाती है, पॉलिसी बनाती है, आवाम के लिए फंडामेंटल राइट्स की फराहमी तैयार करती है। और तीसरी है जुडिशरी, जो तीसरा पिलर स्टेट का जो है, जिसके पास पावर ऑफ रिव्यू भी है कि पार्लियामेंट ने जो फैसला की, जो कानून साजी की, वो परखेगी, देखेगी ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑन द टच स्टोन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है, और एनी लॉ विच इज रिपग्नेंट टू द कुरान एंड सुन्ना। ये बातें अगर हैं निकल आए तो वो कानून साजी को वो सेटिसाइड कर देगी, स्ट्राइक डाउन कर देगी, अदरवाइज पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून बन जाएगा। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो जुडिशरी की है आपने खत्म कर दी। इस हुकूमत ने जो नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं थी, सबसे बड़ा काम किया कि उसने जुडिशरी को कमजोर करके खत्म कर दिया, इसलिए कि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। वो आप डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट उसको ले गए। तो ये एक फाशिस्ट निज़ाम की इब्तिदा हो गई। हमारी ये सारी स्ट्रगल जो है कि इस निज़ाम को खत्म करना है। नौजवान निकलेंगे, आवाम निकलेंगे, और इस निज़ाम को खत्म करने के लिए लीडरान के अपने बच्चे भी निकलेंगे सर। होगा, ये चलती रहेगी प्रोसेस जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुल्क ऐसा चल नहीं सकता। ठीक है, मुल्क तबाह हो रहा है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। ठीक है, और ये जो टू प्रोन अटैक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, पीडीएम की हुकूमत आई, इन्होंने फौरन एजेंडे पर जो शहबाज और नवाज ने लंदन में बैठकर तैयार किया था किसी के कहने पे, उसको इम्प्लीमेंट करवाया। और कैसे करवाया कि नंबर 1, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह की 16 महीनों में, और 16 महीनों के अंदर पाकिस्तान के 9 मई के वाक़े के साथ डिस्ग्रेस आर्म फोर्सेस इन दी आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है अहमद अवैस साहब, आपका अहमद अवैस साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हमने इसीलिए कहा कि आप इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, जो लोग मुलव्वस हैं सजा दें फौरन। ठीक है सर, 1.5 साल से वो लोग जेलों में बैठे में, ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है अहमद अवैस साहब, आपका शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो रहा है। मुझे बाकी मेहमानों से भी आखिर में राय लेनी है। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। शेख आफ्ताब साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इस दफ़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने चाहिए। अगर लोग निकलना चाहते हैं तो उनको वहीं अरेस्ट करें, नज़र बंद कर लें या जो कुछ कर लें, लेकिन शहरी ज़िंदगी मुअत्तल ना हो। सर, अगर मामलात आपकी हुकूमत के और अपोजिशन के नहीं हो पा रहे, अव्वल तो हल हो जाने चाहिए, नहीं हो पा रहे, तो फिर ये शहरों को मफलूज करने की बजाय आप बलवा करने वालों को जाके नैब करें। देखिए जी, बात यह है कि हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि किसी तौर पर भी मुल्क के शहरियों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इशू ये है कि अब देखें कि इससे पहले पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक आप तमाम पार्टियों को सामने रख लें और देखें कि किस पार्टी ने कितने धरने लिए, किस पार्टी ने रोजाना जो है वो सुबह में चढ़ दौड़े। ये बदकिस्मती है कि पीटीआई एक ऐसी जमात है कि जिसने इस मुल्क की सियासत को एक नया रंग दिया है, एक नया रास्ता दिखाया है। नौजवानों को जो है ना वो तालीम की बजाय उनके हाथों में डंडे पकड़ा दिए गए। गाली गलौजों की सियासत का आगाज इसी जमात ने किया। ये बदकिस्मती है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल मैं तो कहता यही हूँ कि माजी को सब जमातें भूल जाए, गलतियां सबसे हुई होंगी, लेकिन अब मुस्तकबिल के लिए तो आपस में बैठ जाए, बैठे पॉलिटिकल जमातें आपस में बैठे, आपस में फैसले करें। ये बड़ी अहम बात की है शेख साहब, आपने ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। रजा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सदारत है इस वक्त, हेड ऑफ द स्टेट आपके पास है ये मनसब। तो जो शेख आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि माजी को भूल जाए, आगे बढ़े, सब मिलकर बैठे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तवक्को रखी जाए कि वो ऐसी किसी इनिशिएटिव को होस्ट कर ले। डेफिनेटली करना चाहिए। प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, विफाक के नुमाइंदे हैं, सदर पाकिस्तान है,
बहैसियत सदर पाकिस्तान चले, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार भी नहीं, बहैसियत सदर पाकिस्तान जिसको चारों सूबाई असेंबलियों ने वोट किया है, उनके पास तो बेहतरीन जगह है, वहां बैठकर बातचीत की जाए। और बातचीत, ये जितनी भी एजिटेशन कर लेना आसिफ भाई, ये इसका एंड रिजल्ट मुज़ाकरात है, नेगोशिएशंस हैं, बैठ के बात। अगर 26वीं आईनी तरमीम में कोई ऐसी बात है भी, फर्ज करते हैं, जो कि मेरी नजर में नहीं है, कोई जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं गई है, लेकिन फर्ज करें अगर ऐसा है भी, तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए आपको 27वीं आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसके लिए कंसेंसस डेवलप करना है। सड़कों पे नहीं होगा, सड़कों से नहीं होना। तीनों मुतालबात जो हैं खान साहब के, वो सड़कों पे आके हल नहीं होंगे, सिर्फ मुज़ाकरात से होंगे। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास अगर ये निशिस्त जमती है तो पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट करना चाहिए। और रज़ा हारून साहब, ये अगर मामलात हुकूमत की और अपोजिशन के दरमियान हल नहीं होते तो ये सिर्फ अपोजिशन की हठधर्मी समझा जाए या ये सब की नाकामी समझा जाए? क्योंकि सियासत का काम यही है कि बंद गली से रास्ता निकाले। अगर वो रास्ता निकालने में नाकाम है तो फिर सभी नाकाम है। आई वुड अग्री, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। हुकूमत की देखे ना, अपोजिशन पार्टी के पास तो एजिटेशन या पीसफुल एजिटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। हुकूमत के पास, हुकूमत वक्त के पास ये वसाइल होते हैं कि वो फैसिलिटेट करे नेगोशिएशन को, और देखे क्या इनकी मजबूरियां हैं, क्या इनकी दरखास्तें, उसे बैठकर बात करे। हुकूमत का फर्ज ज्यादा बनता है कि नेगोशिएशन। ठीक, बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आखिर में अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ताजरों ने अपनी बात कर दी अदालत में जाकर। जो इस्लामाबाद का सिविल सोसाइटी, मैंने पहले किया, अब उसे वाइट कॉलर कह लेते, इंटेलिजेंसिया कह लें, मुलाजमत पेशा लोग कह लें, पढ़ी लिखी एलीट कह लें, जो भी आप उसको नाम दें, वो अपने वजूद का एहसास क्यों नहीं दिला पा रही? पीटीआई से भी जाके मिला जा सकता है कि भाई हमारी ज़िंदगियों में तो अजाब ना डालो। हुकूमत से बात हो सकती है कि ये कंटेनर कल्चर ख़त्म करो। ये कोई मामूली अजाब नहीं है सर। जब ये आता है ना तो पूरा शहर उस अजाब, लेकिन पूरा शहर लगता है कि गूंगा हो गया। एक्चुअली वही बात है कि कोई ऐसी कोई शहर की कोई एसोसिएशन या कुछ हो ना, कुछ ऐसा कोई भी नज़र नहीं आता। आपके पास कुलू नहीं है कोई भी कि कहाँ जाए बंदा, सवाए इसके कि हम घर में छुप के बैठ जाएं। दैट्स यही है हमारे पास तो। और तो या सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर लें, सोशल मीडिया तो पूरे पाकिस्तान में कर रहा है। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म बनने में नहीं दिया जाता। आपके पास कोई लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हो, को मीर के पास आप चले जाएं। एमएनए, मैंने इस्लामाबाद के एमएनए है, मैंने आज तक एमएनए को टीवी पे देखा है, अपने पास मैंने कभी नहीं देखा कि किसी रोड पे फिर रहा हो, किसी मार्केट में फिर रहा हो, कहीं बैठा हो किसी दफ्तर में, लोग उसको मिले। मतलब एक होता है ना कि हाँ जी मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, जिसको मैंने नहीं वोट दिया, किसी और ने तो वोट दिया। बाहर से लाए जाते हैं, आप बाहर से लाए जाते हैं, लेकिन जो भी यहाँ भी अगर है तो वो किधर है भाई, वो कहाँ है? यहाँ तो वो बाहर से, वही यही बात है कि असद उमर साहब यहाँ से थे, वो कराची में बैठे होते तो उनको यहाँ से टिकट दिया गया था, मेरे हल्के से थे, मैंने आज तक उनको नहीं मिला। मतलब अपने हल्के में मैं नहीं मिला था कि कहीं वो आए हो, किसी मार्केट में आए हो, किसी ऑफिस में बैठे हो, कहो जी मसले आप हल करें। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम स्ट्रांग हो। अब जो जीते हुए आप इंशाल्लाह उनसे भी नहीं मिल सकते। नहीं, कभी नहीं, वो कभी भी नहीं, वो कभी भी नहीं, उनको जरूरत नहीं है। वो चैनल्स पे आ जाएंगे, वहां से अपनी प्रेजेंस बता देंगे, लेकिन वो आवाम में नहीं है। वो बात वही है कि आवाम जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड हैं सारे, और इन लोगों को सोचना चाहिए कि यार को खुदा का खौफ कुछ बहुत हो गया। और शहरियों के उनके राइट्स हैं, शहरियों के भी राइट्स हैं, सिर्फ एक घर में बैठ के ही नहीं है। आप गैस के साथ भी आप चल रहे होते हैं आम रूटीन में, 2-3 दिन तक। पिछली दफ़ा जो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके 2-3 दिन तक आप बिलू एरिया मुकम्मल, जो मैं वहाँ से गुजरा था, वहाँ से स्मेल आ रही थी। उनके जो कैटेज जो फेंके हुए थे वो वहाँ पड़े हुए थे सारे। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रज़ा हारून साहब, शेख आफ्ताब साहब, आप सबका, अहमद अवैस साहब, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप प्रोग्राम में हमारे साथ चल के गुफ्तगू रहे। नज़ीर, आपने गुफ्तगू सुनी। सियासी मसाइल तो चलते हैं, जाने कब तक चले, लेकिन सवाल जो बुनियादी है वो ये है कि आम शहरी कहाँ जाए, जिसने इस्लामाबाद में रहना है या जिसने इस्लामाबाद में आना है। रज़ा हारून साहब ने ठीक कहा कि ये एक शहर का मसला नहीं है, ये सभी का मसला है। लेकिन जो महसूर हो जाते हैं, ज़ाहिर है उनकी तकलीफ थोड़ी और होती है। तो इस्लामाबाद के शहरियों को इस बात पर सोचना चाहिए वैसे कि उनकी इस जमहूरी बंदोबस्त में उनकी हैसियत और औकात क्या है। ना उनका एमपी है, ना उनके पास लोकल गवर्नमेंट का कोई सिस्टम है। एक नौआबादियाती ज़मानों का, अंग्रेज़ के ज़माने का एक ओहदा है जिसे चीफ कमिश्नर कहते हैं, वो इस सूबे को वज़ीर आला के इख्तियारात से चला रहा है और मज़े में है वो। तो ये जो इस्लामाबाद की आबादी है, ये किस दीवार गिरिया पे जाके सर रख के रोए, किसके सामने फरियाद करे? शहर बंद कर दिया था, ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर है और शहरी जलील हो रहे होते हैं, और आए रोज़ ये सिलसिला चल रहा है। तो सोचना ये है इस्लामाबाद के अंदर से वो समाजी सतह पर शहरियों की आवाज़ कब उठेगी कि हमारी जान बख्शी हो जाए, हमारी जान इस अजाब से बच जाए। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।